बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस। उससे रेलिवेंट काफी सारी डिस्कशन वगैरह हमारी हो चुकी थी, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है ना वो है स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाना और उनको जाके सॉल्व करना। साथ में हम लोग ना ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा पेपर तो आना है ना एमसीक्यूज बेस्ड। हमें ये भी पता हो कि हम लोगों ने एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस हो गया था। आई होप कि वो आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक नजर ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 को आपने रीड करना है, एक एक्टिव रीडिंग, तो आपको पता हो कि हो क्या रहा है। उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। शाबाश, पढ़ें जरा इसको। अच्छा, अब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। आप देखें, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं ना, तो वो एक डिपार्टमेंट से होके नहीं बन जाते। ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री को देखा जाता है ना, तो फैक्ट्री में ना डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस मौजूद होती हैं। एक डिपार्टमेंट होता है, सपोज कि किसी आप बॉल पॉइंट की एग्जांपल ले लें, आपके पास जो मौजूद है। एक डिपार्टमेंट होगा जो प्लास्टिक को ना उस बॉल पॉइंट में स्ट्रक्चर करता है, कि शेप दे देता है। दूसरा डिपार्टमेंट होगा जो उस बॉल पॉइंट में वो जो इंक वाला वो मौजूद है, इंक की फिलिंग वगैरह करता है। थर्ड डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद हो सकता है जो जाकर उसकी पैकिंग और उसको जाके कंप्लीट कर लेगा। तो एक ही प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हो रही होती है थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट से। इसी तरह सपोज आप एडमिशन करवाने के लिए जाओ, तो एक पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा कि बेसिकली व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अपने बारे में बताएगा कि हम क्या फी चार्ज कर रहे हैं, कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड एटसेट्रा। और फिर अगर आप अपना फॉर्म वगैरह फिल करके वो आपसे कहेगा अब आप अकाउंट्स ऑफिस में चले जाओ, तो आपको फीस सबमिट करवाने के लिए किसी दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रही होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखें, जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो दो हैं आपके पास, लेकिन जो डिपार्टमेंट यूज हो रहे हैं ना वो भी दो ही हैं। अब हर डिपार्टमेंट में हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो जो हम लोग बॉल पॉइंट्स बना रहे थे, प्लास्टिक को स्ट्रक्चर करने में जितना टाइम लगा, जरूरी नहीं कि इंक फिलिंग में भी उतना ही टाइम लगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी पैकिंग में भी उतना ही टाइम लगे। हर डिपार्टमेंट के पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम जाके अप्लाई होता है। अब यहां पर उसने आपको बता दिया कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ना वो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी हैं। फिर उसने इसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड की। प्रोडक्ट ए के बारे में उसने आपसे कहा कि इसको 20 आवर्स इन असेंबलिंग डिपार्टमेंट। अब आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज असेंबलिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब जो आपके पास प्रोडक्ट ए है उसको 20 आवर्स लगते हैं इन असेंबली डिपार्टमेंट एंड 5 आवर्स लगते हैं उसको इन फिनिश, और तब जाके प्रोडक्ट ए कंप्लीट हो जाती है। तो प्रोडक्ट ए को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगता है? 25 आवर, तब जाके प्रोडक्ट ए हमारी कंप्लीट होगी। ईच यूनिट ऑफ बी टेक्स 10 आवर्स इन असेंबलिंग डिपार्टमेंट एंड 3 आवर्स इन, और हमारे पास प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग जाता है? टोटल 13 आवर्स। ओके, तब जाके प्रोडक्ट बी हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर देखें, कहते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल इन असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट आर 450 एंड 130 रिस्पेक्टिवली। मतलब आप लोग जब काम करने लगते हैं ना, तो आपने ये भी देखना होता है कि अभी डिपार्टमेंट ए के पास कितना टाइम मौजूद है। अब उसी टाइम में डिपार्टमेंट ए ने प्रोडक्ट ए भी बना कर देनी है और प्रोडक्ट बी भी बना के देनी है, लेकिन टोटल टाइम उसके पास कितना मौजूद है काम करने के लिए? 450 आवर्स। जबकि डिपार्टमेंट बी के पास इन टोटल कितना टाइम मौजूद है? 130 आवर्स। इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग कहें ना, तो हमारे पास दिन में टोटल 24 घंटे हैं। मैं हूं, मेरे पास भी एक दिन में टोटल 24 घंटे हैं। आप हैं, आपके पास भी वही है। अब ये देखा जाएगा कि मैं अपने उन 24 घंटों को किस तरह से यूटिलाइज करता हूं, और आप अपने उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, सोते तो हम सभी हैं 24 घंटों में, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई मैं कितनी देर सोता हूँ, आप कितनी देर सोते हो। एक पर्सन है जो 8 घंटे सोता है, एक पर्सन है जो 6 घंटे सोता है, दूसरा है जो
तो कहता है मैं सोता ही रहता हूँ, मैं सिर्फ उठता हूँ, खाता पीता हूँ, फिर मैं थक जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। तो हर किसी के अपनी अपनी यूटिलाइजेशन है कि उन्होंने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। ऑलराइट, अब जहां पर डिपार्टमेंट ए के पास इन टोटल 4, अब इससे ज्यादा, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि एक दिन में 24 घंटे हैं, क्या आप 36 घंटे काम कर सकते हो एक दिन में? नहीं, मौजूद ही 24 घंटे हैं। तो क्या आप सोओगे? नहीं। तो सोने के लिए भी तो कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। ऑन एवरेज चले हम 8 आवर्स भी रख लें, तो आपके पास काम करने के लिए चाहे दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन काम करने के लिए 24 घंटे नहीं है। आप लोगों के पास उसके बाद सोने का टाइम निकाल दो, तो बाकी आपके पास 16 आवर्स बाकी बच जाते हैं। एम आई राइट? अच्छा, इसी तरह खाने पीने के कुछ घंटे निकाल दो, तो सुबह 3-4 घंटे वहां पे चले गए, तो बाकी आप देखोगे मेरे पास तो 12 घंटे बच गए। 12 घंटों में से 6-7 घंटे की आप क्लासेस लेकर जाते हो, सही कह रहा हूं ना? तो बाकी आपके पास 5 घंटे बच गए। उसमें से कुछ नमाजें वगैरह भी आपने पढ़नी होंगी, एक आध घंटा उसमें चला गया, बाकी 4 घंटे बच गए। तो दोस्तों को भी तो टाइम देना है, सोशल मीडिया भी तो यूज करना है, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता। यही वजह होती है जब हम होमवर्क देते हैं और बच्चा आता है अगले दिन कहता है सर टाइम ही नहीं था। ही इज राइट, टाइम बचा है कहीं पे? 24 घंटे यूटिलाइज हो नहीं गए। तो यही मसला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड बोथ डिपार्टमेंट्स और, मतलब इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अनयूटिलाइज्ड रह गया हो, कि अगर प्रोडक्ट ए एंड बी बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए के पास, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के पास 450 आवर्स थे, तो वो अपने टोटल 450 आवर्स काम कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, उसके पास इन टोटल कितने थे? 130 आवर्स, वो 130 आवर्स इन टोटल काम कर रहा है। तो बताओ हम प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं? अब बेसिकली तो हम ए एंड बी दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आंसर किसका बताना है? सिर्फ हम लोगों ने प्रोडक्ट बी का। ऑलराइट है। अच्छा, अब इसके बारे में ना बिल्कुल सेम सिचुएशन हम लोग एक चैप्टर जाके पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में है, और इन डिटेल देखेंगे, सेम ऐसी सिचुएशंस होंगी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी बस सिचुएशन डिफरेंट है कि अभी हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं इक्वेशंस के थ्रू। बाद में हम इसी क्वेश्चन को, सेम डाटा होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वो जब स्टार्ट करेंगे बड़ा इजी सा चैप्टर है। लेकिन देखिए इक्वेशंस अब बनानी कैसी हैं। आप ये देखें, क्या आप 450 और ज्यादा काम कर सकते हैं असेंबलिंग डिपार्टमेंट में? क्या आप 130 आवर से ज्यादा काम कर सकते हैं इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट? तो ऐसा नहीं है जैसे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। एम आई राइट? तो देखिए रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट के ऊपर हैं या डिपार्टमेंट्स के ऊपर हैं? डिपार्टमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बनाओ, है ना ऐसा? तो आपको डिपार्टमेंट्स ने मना किया है कि भाई 450 से ज्यादा ना जाना। एम आई राइट? तो आपने ना डिपार्टमेंट्स रखने हैं इधर, असेंबली एंड फिनिशिंग, ये डिपार्टमेंट्स आ गए। तो इनके मुकाबले में कौन सी चीज है अब आपके पास? प्रोडक्ट्स। कौन सी प्रोडक्ट्स? ए एंड बी को रखना इधर, मतलब थ्रू टेबुलेशन इसका आंसर बनाया जा सकता है। बड़ा इजी वे है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना, और जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको हॉरिजॉन्टल वे में जाके लिख देना। यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो लिखते हैं। असेंबली डिपार्टमेंट में कितनी रिस्ट्रिक्शन है, कितने और हैं उसके पास अवेलेबल? तो असेंबली डिपार्टमेंट के सामने इधर लिख देना 450। जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास कितने हैं, यहां पे लिख दो 130। उसने क्या कहा? और फुली यूटिलाइज, ऐसा ही है ना? तो इक्वलिटी का साइन आ जाएगा कि आपने 450 आवर्स ही काम करना है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 130 आवर्स ही आप लोगों ने काम करना है। कोई इशू? अच्छा, अब आप लोग सिर्फ अपनी स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और इस टेबल को फिल करते जाना, जैसे कि अब उसने कहा प्रोडक्ट ए असेंबली डिपार्टमेंट में कितने, तो प्रोडक्ट ए असेंबली डिपार्टमेंट यहां पे 20। अच्छा फिर देखो क्या कहता है, एंड 5 आवर्स इन
तो अब किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट ए की। देखिए डिपार्टमेंट, तो बेटा आपने ये ना हॉरिजॉन्टल वे में नहीं मूव कर देना, ये 5 यहां पे ना लिख देना। ओके, ये तो प्रोडक्ट बी और असेंबली डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसकी तो अभी कोई बात नहीं की। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? ए के साथ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 5 आवर्स, कोई इशू। अब आ जाओ प्रोडक्ट बी के पास, प्रोडक्ट बी असेंबलिंग डिपार्टमेंट में और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछा गया था कि भाई हम लोग प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं, क्या आपको पता है कितने बनाएं? तो अज्यूम कर लें कि हम लोग एक्स बनाएंगे, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। तो आपसे ये भी तो पूछा गया था कि प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं। तो क्या आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं? नहीं। अच्छा, क्या ए और बी के इक्वल इक्वल यूनिट्स बनाने हैं? नहीं। तो इसीलिए को डिफरेंट कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल अज्यूम करो, और वो कौन सा होगा हमारे पास? y नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट बी। ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर? अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि 20 यूनिट्स तो एक प्रोडक्ट के लिए थे? एम आई राइट? 20 यूनिट्स इन असेंबली डिपार्टमेंट एक यूनिट के लिए था ना। मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट बना रहा हूं, तो टोटल कितना आएगा? इसी तरह से मतलब फर्स्ट कॉलम के साथ एक्स लगा दो और सेकंड कॉलम के साथ, और दोनों के दरमियान, और आपकी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। अब चाहे इनको खत्म कर दो, इन्होंने सिर्फ आपकी हेल्प करनी थी। ये देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब जाके कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करो, करो सॉल्व। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 5, एंड y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 35। प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे? उसने क्या पूछा था, तो किसको टिक कर दें आंसर? कोई डाउट? ऑल क्लियर? चले गुड, शाबाश। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट। क्या आप लोगों को फादर एंड सन की एज और उनका कोई कंपैरिजन बताया जाएगा, या दो भाइयों की एजेस या दो दोस्तों की एजेस वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा? तो आपने बताना होगा कि किसकी एज कितनी है। एज प्रॉब्लम्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आपसे करते हैं, तो उससे रेलिवेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16। 15 सब बच्चों को क्लियर था ना? चलें 16 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? देखें, boy is 24 years younger than his, क्या मतलब? एक लड़का, अच्छा मैं समझा कह रहे हो कि अपने बाप से 24 साल बड़ा है। तो एक लड़का, यंगर से मुराद छोटा होना, अपने वालिद से 24 साल छोटा है। मतलब वैसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि अगर उसके वालिद की एज है ना सपोज 50 ईयर्स, तो उसकी एज कितनी होगी? 26 ईयर्स। 24 साल बड़ा है ना, तो 50 में से 24 साल माइनस करो, तो लड़के की एज कितनी होगी? 26 ईयर्स। नहीं समझ आए? अच्छा, इसी तरह अगर फादर की एज 40 ईयर्स है, तो लड़के की एज आज कितनी होगी? 16। अगर फादर की एज x ईयर्स है, तो लड़के की एज क्या होगी? x माइनस 24। और अगर सन की एज x ईयर्स है, तो फादर की एज क्या होगी? x+24। ये होती है अजम्पशन जो आप लोगों ने लेनी है क्वेश्चन के स्टार्ट में, कि फादर की एज क्या, हमें तो नहीं पता कि फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है, तो हमने ना इनको x एंड y नहीं अज्यूम करना। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप दो वेरिएबल अज्यूम करोगे ना, तो लाजमी बात है फिर इक्वेशन भी दो बनानी है। तो क्यों ना हम एक ही वेरिएबल लेके चलें, दूसरा वेरिएबल दूसरी जब चीज को सपोज करने लगे, तो उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप देख लें कि उसका दूसरी के साथ रिलेशनशिप क्या है। उस रिलेशन, जैसे अभी हमें रिलेशनशिप पता चल गया कि दोनों के दरमियान एजेस का जो डिफरेंस है वो 24 ईयर्स का है। अब अगर सन को एक्स अज्यूम करोगे, तो फादर को वाई नहीं अज्यूम करना,
फादर की एज को क्या एज्यूम करोगे? x प्लस 24। वाई नहीं करना, सेकंड वेरिएबल नहीं लेकर आना। अब देखो मैंने वेरिएबल एक ही रखा हुआ है x। अगर फादर को x एज्यूम करोगे तो सन की एज क्या बन जाएगी? x माइनस 24। भाई दोनों से सोल्यूशन बिल्कुल ठीक आएगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा देखो आपने एंड में क्या बताना है? सन की एज। तो क्यों ना सन को एक्स एज्यूम कर लें, जो आपने बताना हो उसको एक्स एज्यूम कर लिया करो। ऑल राइट है। तो अगर सन की एज को मैं एक्स एज्यूम करूं तो फादर की एज क्या होगी? जी एक्स प्लस, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आए ये बात? क्लियर है सब बच्चों को? इजी है ना? अच्छा अब देखो भाई, यहां तक ना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक जितनी भी उसने बात की थी ना, हमने अपने अल्फाज में उसको लिख लिया है। किसी को कोई डाउट? आ जाए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट क्या है? कहते हैं इन 2 years टाइम। मतलब अब अगर आज से, हम लोगों ने ये जो एज्यूम किया ना, ये करंट सिचुएशन एज्यूम किया कि आज सन की एज एक्स ईयर, तो उसके फादर की एज एक्स प्लस 24 years है। कहते हैं आज से 2 साल के बाद, इन 2 years टाइम क्या होता है? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी। कहते हैं जब दोनों कहते हैं करंट एजेस को ऐड नहीं करना, 2 साल के बाद दोनों की एजेस को ऐड करो तो सम कितना बन जाएगा? 40 years बन जाएगा। कहते हैं सन की एज क्या है? फादर की एज आपसे पूछ सकता है। अच्छा अब देखें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। भाई आज से अगर 2 साल बाद जाऊं तो मतलब वो ये कह रहा है कि जो सन की एज एक्स थी वो कितनी हो जाएगी? तो क्या फादर की एज में फर्क नहीं पड़ेगा? देख लो बाप है, क्या उसकी एज में भी 2 साल का ही फर्क पड़ेगा? डबल नहीं पड़ेगा। तो अब टाइम सेम सेम इंक्रीज होना है, डिक्रीज भी होना होता तो सेम सेम डिक्रीज होता। तो अगर करंट फादर की एज एक्स प्लस 24, तो आफ्टर 2 years उसकी एज कितनी हो जाएगी? +2। ओके। अब इनके दोनों की एजेस को ऐड कर लो, कंडीशन यही थी। देखो सन की एज प्लस फादर की एज, तो सम कितना बन गया? देखो एक ही इक्वेशन बनी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जहां से x की वैल्यू फाइंड करो, देन x इज इक्वल टू जी 6। x इज इक्वल टू 6। कोई डाउट? ऑल क्लियर हो गए? तो एज कितनी होगी आज? करंट फादर की एज कितनी होगी? 6 + 24 30 years। 32 कहां से हो जाएगी? आप मुझे x की वैल्यू 6 बता रहे हो ना, तो 6 + 24, 24 का डिफरेंस नहीं था। x + 24 करो ना, x + 8 क्यों कर रहे हो? 2 साल बाद की एज नहीं बतानी। जो करंट एज हमने सपोज की थी वो तो x + 24 थी ना, तो x की जगह पे 6 + 24, तो फादर की एज 30 years होगी। जी अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलो फिर से सुनो इसी क्वेश्चन को। इक्वेशन में बेटा कोई मसला नहीं है। देखो यहां पर आप से कहा गया कि दोनों की को ऐड करो, तो ये सन की एज प्लस फादर की एज, तो दोनों की एजेस का सम क्या हो जाएगा? 40। तो ये 40 आ गया जी। ओके। अच्छा अब सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना होता तो हो सकता है अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इक्वेशन की तरफ ना जाता, मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेता। लेकिन उसके लिए आपके में दिमाग का होना जरूरी है। जिनके पास ना हो वो तो इस मेथड पर आ जाएंगे, लेकिन अगर जिनके पास दिमाग हो थोड़ा बहुत, वो ऑल्टरनेटिव मेथड पे आ सकते हैं। कैसे? अब जरा फिर से सुन लेना। ये सोल्यूशन तो रिकॉर्ड कर लिया ना आप लोगों ने? अच्छा फिर से सुनो। देखिए भाई, ये आया मेरे पास क्वेश्चन, बात सुनने। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर उसने हमसे पूछा क्या था?
तो लानी बात है यार, सन के नीचे गिवन भी तो होगी, ऑप्शन में भी तो सन की एज ही गिवन होगी ना। अब मैंने ना इसके ऊपर जरा क्वेश्चन को अप्लाई करते जाने। अच्छा भाई, हर किसी के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड इजी नहीं होता। मतलब बाद में अक्सर मुझे ये सुनने को मिल जाता है, सर इससे अच्छा नहीं था हम पहले वाले मेथड पे चले जाते। भाई जाओ तुम, एज अ टीचर में सब कुछ बताना है ना। तुम्हें जो रास्ता वहां से अच्छा लग रहा है तुम वही चुनो। अब ऐसा थोड़ी है एक ही मंजिल पर जाने के लिए आप हर तरफ से जाना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। और हर क्वेश्चन एक ही मेथड से नहीं सॉल्व हो सकता, मल्टीपल मेथड मौजूद हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो अपना लेना, राइट। अच्छा अब सुने, यहां पर अब जैसे ही मैंने देखा कि उसने कहा कि भाई दोनों की एजेस में डिफरेंस कितने का है, तो अगर सन की एज 6 इयर्स है तो फादर की एज क्या होगी, +24 क्या होगी। अगर सन की एज 8 इयर्स है आज, तो फादर की एज कितनी होगी। अगर सन की एज 10 इयर्स है तो फादर की एज कितनी होगी। क्या आपको पता चला ये मैं कैसे लिख रहा हूं, +24, जो उसने स्टार्ट में बता दिया। क्लियर। अच्छा अगर सन की एज 12 इयर्स है, किसी को डाउट। अच्छा फिर देखो उसने कहा इन 2 इयर्स टाइम, अब दोनों की एज में 2-2 साल बढ़ा दूं, तो आज अगर सन 6 इयर्स का है तो आफ्टर 2 इयर्स कितने का हो जाएगा, और फादर कितने का हो जाएगा, 32 का। उसने कहा जब इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आएगा। तो ओके, जैसे बी को चेक करते हैं। अब बी में भी अगर यहां पर ऐड करता हूं तो 40 बन रहा है, तो 2 इयर्स टाइम अगर बाद में ऐड करो तो वो तो 44 बन जाएगा। जैसे 10 प्लस इज इक्वल टू, क्या कहा, सम 44 होना चाहिए, तो ऑप्शन ही बनेगा ये। ऑल राइट, वाले भी बाद वाले देखें, अभी से ऐड करें तो 40 प्लस पे जा रहे हैं, 2 साल बाद ऐड करें तो और ज्यादा प्लस हो जाएंगे, तो वो तो वैसे ही नहीं बनते। ओके, इतना सा ये क्वेश्चन था। अब आप लोग जरा जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके दें, शाबाश। एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आज बेटे की उम्र है ना 10 साल, तो फादर की एज है 30 साल। 3 टाइम्स से मुराद है सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना तो बन जाएगी फादर की एज। अगर बेटे की है आज एज है सपोज 15 साल, तो हमारे के जो फादर होंगे उसकी एज क्या होगी, 40। और अगर सन की एज है आज X इयर्स, तो फादर की एज क्या होगी, 3X। बस ये असम्पशन हो गई है, किसी को कोई डाउट। अच्छा अब सुनो जरा, सन इज X एंड द फादर इज 3X। अब यहां तक ना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, अच्छा फिर क्या कहता है, कहते हैं आफ्टर 22 इयर्स अब क्या करूं, X प्लस एंड 3X प्लस। अब मैंने इनकी करंट एजेस को आफ्टर 22 इयर्स लेके चला गया। तो जब आफ्टर 22 इयर्स लेकर गए तो उसने क्या कहा, इट विल ओनली बी ट्वाइस ऑफ सन। इससे मुराद फादर्स एज ओनली बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, जो आज 3 टाइम्स के इक्वल थी, 22 साल के बाद वो 3 टाइम्स के इक्वल नहीं है, 22 साल के बाद वो 2 टाइम्स के इक्वल है। अच्छा फिर अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये है सन की एज, ये है फादर की एज। सन की एज आफ्टर 22 इयर्स कितनी है, X प्लस, और फादर की एज आफ्टर 22 इयर्स कितनी है, +22। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं है भाई इक्वल। सन इज नॉट इक्वल टू फादर, जिस दिन बाप पैदा हुआ जी उसी दिन बेटा थोड़ी ना पैदा हो सकता है, तो इक्वल नहीं है। अब क्या इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो इक्वेशंस पढ़ रहा हूं ना, इक्वेलिटी। तो जब तक ये इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं आएगा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने इसको इक्वल करना है। अच्छा उसने क्या कहा कि अब दोनों की एजेस किस तरह से हैं। अच्छा मुझे जरा एक बात बताइएगा कि मेरे पास सपोज एक वैल्यू है 15, दूसरी वैल्यू है 30। अंडरस्टूड है कि ये जो बात है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
अब अगर हमने इनको इक्वल करना हो, आप लोग देखो ट्वाइस का डिफरेंस छोड़ा हुआ है ना दोनों के लिए। 30 इज 2 टाइम्स ऑफ 15। अच्छा यहाँ पे बच्चे पता है फिर मिस्टेक क्या करते हैं कि दोनों को जब इक्वल करने के लिए जाते हैं ना, इक्वलिटी की तरफ लेकर गए, वो जाके ना फादर को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। और भाई वो 2 पहले ग्रेटर है, मजीद उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 4 टाइम्स के इक्वल पहुंच जाएगा। इक्वलिटी तो फिर भी ना हुई। क्या ख्याल है? तो अब अगर मैंने 15 को और 13 को एक दूसरे के इक्वल करना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करूं? तब जाके क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो बेटा जो छोटी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2 उसको, छोटा सन एज है या फादर की एज है? सन की एज है, तो बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2 सन की एज को करोगे तो वो अपने फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वलिटी बन गई, अब ये इक्वेशन बन गई, जाके सॉल्व कर लो। बताओ जरा अपने कैलकुलेटर को एज इट इज, जहां से आपके पास आएगी एक्स की वैल्यू विच इज इक्वल टू 22। देखना जरा, चेक करें कैलकुलेटर पर जी। अच्छा 22 एक्स की वैल्यू, तो आपने एक्स किसको सपोज किया था? सन। तो क्या उसने आपसे सन की एज पूछी? उसने किसकी एज पूछी है? फादर की एज। तो फादर की एज क्या थी? सन की एज का 3 टाइम, 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स तो आफ्टर 22 ईयर्स थी। आज के दिन सन और फादर की एज 3 टाइम, तो सन की एज को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो तो किसकी एज बन जाएगी? ये बन गई। जी बात क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट सुने जरा, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड सुने। सुनना चाहोगे? लो फिर ये लो, ये सॉल्यूशन लिख लिया था सब बच्चों ने? अच्छा बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से देखें। देखो यही वजह है कि एक इक्वेशन बनाने वाला प्रोसेस ना हर बच्चे को नहीं समझ आता, तो इसलिए मैं जरा ऑल्टरनेटिव वे पे भी चला जाता हूँ कि आप लोगों को अगर ये नहीं तो दूसरा मेथड आ जाए। अब जहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर मुझे तो इक्वेशन वाला मेथड नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, भाई तुम दूसरे तुक्का मारने वाले मेथड पे चले जाओ, कभी कभी तुक्के भी आपके सही लग जाएंगे। तो उसमें परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है कि आपको इक्वेशंस ही नहीं आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करना है। देखो भाई आपसे पूछ रहे हैं फादर की एज, तो लाजमी बात है नीचे फादर की एज गिवन है। फादर की एज और सन की एज का डिफरेंस कितना है? 3 टाइम्स ऑफ सन एज इज इक्वल टू फादर एज, जो कि आपको यहां से पता चला। एम आई राइट? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर सन की एज है 10 साल, तो फादर की एज क्या होगी? आप जो जल्दी से बता देते हो, मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30। लेकिन अगर मैं आपको फादर की एज दे दूं और बताऊं कहूं कि सन की एज क्या होगी, तो फिर डिवाइडेड बाय 3। तो अब अगर आप लोग फादर की एज को डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आप लोगों को सन की एज मिलनी जाएगी। तो अगर आज फादर की एज 68 ईयर्स है तो सन की एज आज कितनी होगी? 22.67। अगर 70 ईयर्स है तो सन की एज हमारे यहां पर क्या आ जाएगी? 23.33। अगर 66 ईयर्स है तो, और अगर 72 ईयर्स है तो, किसी को एतराज? किसी को एतराज? तो एक एज गिवन थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की मदद से सेकंड की एज हमने फाइंड कर दी। सबको क्लियर हो गई बात? अच्छा अब उसने कहा आफ्टर 22 ईयर्स, अब दोनों की एजेस में 22 ईयर्स ऐड कर देते हैं। तो अगर आज फादर की एज 68 ईयर्स है तो आफ्टर 22 ईयर्स इसकी एज क्या बन जाएगी? नहीं? तो अगर आज फादर सन की एज 22.67 है तो आफ्टर 22 ईयर्स इसकी एज क्या बन जाएगी? 44 पॉइंट। क्या ये दोनों एक दूसरे के 2 टाइम्स के इक्वल है? अगर नहीं है तो ये आंसर भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा था आफ्टर 22 ईयर्स सन एज का ट्वाइस फादर के एज के इक्वल बनेगा। क्या यहाँ पे इक्वल बना? बोला तो करो ना यार, तो फिर ये आपका आंसर भी नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप देखें 70 + 22 इज इक्वल टू
92, 23 प्लस 22 इज इक्वल टू 45 पॉइंट। अब क्या अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो क्या एग्जैक्टली इक्वल टू 92 बन रहा है? नहीं, तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन जब यहां गया 66 प्लस 22 इज इक्वल टू 22 प्लस 22 इज इक्वल टू, और जब इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया क्या इक्वल हो गए? ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप लोगों ने ना ऑप्शन से क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट उस पर अप्लाई करनी है, तो आपको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। और जब आप इस मेथड से जाते हैं तो चांसेस ही नहीं है कि आप लोग ये डाउट में हो कि पता नहीं ठीक है या गलत है। क्या आपको कोई डाउट है इस पर? क्या ये आंसर ठीक नहीं हो सकता? परफेक्ट क्वेश्चन है कि आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म आ गए। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी देखें जरा, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को क्या कह रहा है। सम ऑफ टू नंबर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज फाइंड द नंबर। और नीचे नंबर की बना है भाई, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड। क्या भाई, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम, चलो चेक करते हैं। 10 प्लस 8, 3 प्लस 15, 7 प्लस 11, 5 प्लस 13। मतलब यहां तक तो सारी ठीक है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। इवन के एग्जाम में एक आधा ऑप्शन ना इधर ही एलिमिनेट हो जाता है कि उसका सम 18 नहीं बन रहा होता। ओके, अब चलते हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इनका सम हमें कितना चाहिए? इसको बाय बाय बोलो, बोलो गया। अब बाकी 3 ऑप्शन गए। 3 का सम, 15 का सम, तो इसे तो वैसे ही बाय बाय बोल दो, सक्सीड कर गए हैं। क्लियर? अब देखो जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी थी ना 25% क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वहां 50% पे आ गए हो। अब सी और डी में से किसी एक को टिक करना है। अब यहां पर देखें 7 का सम का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसको गले लो, एक ही बच गए आप। और वैसे अगर देखें प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या हमें यही सम चाहिए था? क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अगर इक्वेशन बनाते तो ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, कैलकुलेटर हेल्प ना करता या आपके पास ऐसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन नहीं है तब भी आपको ऐसी ही कैलकुलेशन करनी थी, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं गया? अब दिखने में चीज मुश्किल लग सकती है, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगोगे तो ये एज सच इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक तो मेरे वाले ये क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अब आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है, चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ टेस्ट में जो इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले नहीं, जो इक्वेशन से रेलिवेंट, इस चैप्टर से रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं वो, और चैप्टर नंबर 2 का सेल्फ टेस्ट, ये आप लोगों ने सॉल्व करके आना है। चैप्टर नंबर आपकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट, चैप्टर नंबर 1 सेल्फ टेस्ट में इक्वेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 2 का सेल्फ टेस्ट कंप्लीट आप लोगों ने सॉल्व करके आना है। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।